नमस्कार, मेरा नाम अंशुमान है और आप दलीली न्यूज देख रहे हैं। हमारे साथ इस समय हरपाल सिंह जग्गी जी हैं। उन्होंने हाल ही में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। वो इसके पहले समाजवादी पार्टी के सिख नेताओं में से एक हैं। वो प्रमुख सिख नेता हैं लखनऊ के समाजवादी पार्टी के। हालांकि उन्होंने समाजवादी पार्टी से रिश्ता तोड़कर इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ सामंजस्य स्थापित किया है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने उन्हें अपने नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई है। आपको बता दें कि इनके साथ सैकड़ों की संख्या में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। यहां तक कि लखीमपुर से सैकड़ों की तादाद में लोग आए और इनके साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। ये वही लखीमपुर है जहां पर किसानों का हादसा हुआ था। वहां के सांसद, लोकसभा सांसद अजय मिश्रा टेनी, जो फिर से लोकसभा के प्रत्याशी बना दिए गए हैं, उनके बेटे के जरिए ये कुछ घटनाक्रम वहां पर हुए थे, जिसकी वजह से लखीमपुर बहुत चर्चा में आ गया था। उसी लखीमपुर के सैकड़ों की तादाद में लोगों ने आकर हरपाल सिंह जी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। हरपाल सिंह जी गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के महासचिव भी हैं लखनऊ के, और इससे पहले भी सार्वजनिक जीवन में बहुत सक्रिय रहे हैं। कई पदों को इन्होंने सुशोभित किया है, कई पदों पर इन्होंने काम किया है। सार्वजनिक जीवन में काफी समय से हैं, लगभग 3 दशक से। हम उससे बात करेंगे कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता ग्रहण की है तो क्यों, और समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ा है तो उसका कारण क्या है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं हरपाल सिंह जग्गी। और ये बात तो सत्य है कि मैंने कल भारतीय जनता पार्टी के जो कार्य किए जा रहे हैं, जो देश के हित में कार्य किए जा रहे हैं, जो राष्ट्र के लिए कार्य किए जा रहे हैं, और विशेष तौर जो सिख समाज के लिए उन्होंने कार्य, सिख समाज के उत्थान के लिए और सिखों के इतिहास को उठाने का जो कार्य किया है, उससे प्रभावित होके मैंने कल माननीय ब्रजेश पाठक जी के कर कमलों द्वारा सदस्यता ग्रहण की है। और बहुत ही खुशी का अनुभव हो रहा है कि मैं इतनी बड़ी पार्टी के साथ अब आज से कार्य करने जा रहा हूँ। समाजवादी पार्टी की सरकार में आप बहुत ही महनीय पद पर रहे, बहुत सम्मान आपको मिला। ऐसा कारण क्या हुआ कि सपा आपको छोड़नी पड़ी? समाजवादी पार्टी के साथ दुराव की शुरुआत कहां से हुई? देखिए, 2017 में मैं समाजवादी पार्टी की सरकार थी और उसमें जो उत्तर प्रदेश पंजाबी अकेडमी का उपाध्यक्ष बनाया गया। ये एकेडमी करीब करीब मायावती सरकार जाने के बाद 7 साल बंद रही जी। और अखिलेश जी ने मुझे रामोवालिया जी के कहने पे बनाया और बहुत कार्य हमने उस वक्त भी किया, जिसमें पंजाबी पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई, कई सांस्कृतिक कार्यक्रम की गई। पंजाबी अकेडमी का मतलब केवल सिखों का नहीं है, पूरे पंजाबियों का है, मुसलमानों का है, पंजाबी वर्ग का है, सिखों का भी है। तो उसमें हमने कार्य किया और हम लगातार निरंतर कार्य करते जा रहे थे। पर हमने देखा कि किसी तरीके जो ये अल्पसंख्यक वर्ग है, उसमें केवल एक वर्ग को, ये नहीं कि मैं उस वर्ग के खिलाफ हूं, मैं मेरे लिए वर्ग वो आदरपूर्ण है, पर उस एक स्पेसिफिक वर्ग, चाहे वो एकेडमी हो और चाहे वो पार्टी के अंदर पदों का निस्तारण हो, वो केवल एक पदों की तरफ, एक वर्ग की तरफ ये लोग अपने को ज्यादा अग्रसर कर रहे थे। जैसे कि समाजवादी पार्टी के अंदर जब हम उत्तर प्रदेश पंजाबी अकेडमी के उपाध्यक्ष रहे, तो हमारा बजट 1 करोड़ 15 लाख, पहले 6 लाख था, वो 1 करोड़ 15 लाख हुआ। पर जैसे बाकी उर्दू अकेडमी का बजट वो बहुत ही ज्यादा, कई गुना ज्यादा उसके साथ होता है। इवन वीरता भी ज्यादा दी जाती है, जो स्टेटस होता है वो भी ज्यादा होता है। तो कहीं पर एक सोतेला व्यवहार, मतलब आपके कहने का मूलतः मतलब ये है कि वरीयता क्रम में सिख समुदाय को विशेषकर वो इस्लामिक मतलब मुस्लिम कम्युनिटी के सामने वरीयता कम दी जाती है। प्रथम वरीयता उनको दी जाती है, उसके बाद सब माइनॉरिटी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बराबर हैं। मैं किसी एक वर्ग को कहकर टिप्पणी नहीं करना चाहता, पर फिर भी जो पॉलिटिकली देखा जाता है, एक वर्ग के पीछे लगे हुए। अपना प्रकोष्ठ हुआ तो उसमें उपाध्यक्ष कभी सिख नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि अगर मुसलमानों के बाद आबादी प्रदेश के अंदर है तो सिखों की है। और उसमें भी वो जो उसका उपाध्यक्ष भी होगा वो भी मुसलमान होगा, उसके नीचे भी लोग होंगे, मुसलमान भी होंगे। इवन अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की मीटिंग, उसमें मैं उपलब्ध नहीं था, उसमें मीटिंग भी हो रही तो उसमें सरदारों को बिठाया तक नहीं जाएगा, बाकी वर्गों को बिठाया जाएगा। तो कहीं पर जितने भी सिख समाज था वो उपेक्षित था। इसके बाद जो सबसे बड़ा जो कारण हुआ आने के लिए, उत्तर प्रदेश के यशस्वी हमारे माननीय
हमारे सीएम साहब, चीफ मिनिस्टर साहब, योगी साहब, उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया। उन्होंने अपने घर के अंदर अपने निवास में 5 कालिदास में साहबजादा दिवस मनाया और बहुत ही एक बड़े रूप में मनाया, जहाँ के प्रदेश के विभिन्न प्रबुद्ध वर्ग जो था सिखों का, उनको उन्होंने बुलाया, सिखों के अलावा और लोगों को बुलाया और पूरे सत्कार से गुरु महाराज का प्रकाश किया और कीर्तन सुना, गुरमत विचार सुने। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज चला गया। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कई कार्य ऐसे किए गए, जैसे कि बेसिक जो शिक्षा जो है, बेसिकली यूपी के जो पाठ्यक्रम है, उसके अंदर सिख इतिहास पहली बार पढ़ाया जाने लगा। आज तक तो सिख इतिहास लागू नहीं हुआ और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि पंजाब में नहीं लागू हो पा रहा और यहाँ पर उनको योगी जी ने इसको लागू किया। और इसी तरह के कई चीजें आई, जैसे पर्यटन की यात्रा, जो रिलीजियस पर्यटन है, वो भी योगी जी ने खोला। तो काफी चीज हमने देखा कि मान्यता योगी जी द्वारा दी जा रही है। और आपको एक घटना बता दें, सिख इतिहास है, अगर आप इसको पढ़ोगे तो ये बलिदान का इतिहास है। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने धर्म की रक्षा, और विशेष तौर से जब कश्मीर के पंडित आए तो हिंदू धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने प्रण लिया और औरंगजेब से उन्होंने टक्कर ली थी। और फलस्वरूप उनको जो है औरंगजेब ने उनकी शहादत का पैगाम लाल किले से निकाला था। और आप दिल्ली में गुरुद्वारा स्थित है, गुरुद्वारा शीशगंज, जो चांदनी चौक में है, और चांदनी चौक में उनको शहीद कर दिया गया। और पैगाम कहां से निकला था? लाल किले से निकला था। और हमारे जो यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री जी हैं और नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया। उन्होंने गुरु तेग बहादुर साहब जी की शताब्दी, जन्म शताब्दी आई, तो उसमें उन्होंने क्या किया, वहां पर लाल किले से पैगाम निकाला उनके जन्मोत्सव का, और एक बहुत बड़ा लेजर शो जो है लाल किले के अंदर दिखाया गया, जो पूरे लाल किलों की दीवारों पे दिखाया गया। तो एक बहुत बड़ा जो है, जो सिख कौम शुरू से संतापित थी इसको लेके, एक दर्द था, उस दर्द को कम करने का कार्य हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुखूबी से निभाया और इतिहास को भी उजागर किया। अब ये देखिए, साहबजादा दिवस जो आता है आपका, जी, साहबजादा दिवस कितने अच्छे ढंग से मनाया जा रहा है। नहीं तो पहले क्या है, सिख ही 4 साहबजादों को जानते थे, गुरुद्वारों के अंदर हिस्ट्री थी। आज 4 साहबजादों की हिस्ट्री पूरा देश नहीं, पूरा विश्व जानता है। तो इन कारणों के कारण मैं यहाँ पर आया। भारतीय जनता पार्टी आपने ज्वाइन की बेसिकली पीएम मोदी और सीएम योगी के कारण। किसान आंदोलन इस देश में एक बड़ा मुद्दा बना, उसके बाद सीए आया, सीए पर फिर से दोबारा से आते हैं। किसान आंदोलन को लेकर क्या मत है, क्या कहना है? क्या ये भ्रांति है, क्या या इसमें सच में कोई विषय छुपा हुआ है? क्या ये वास्तविक है या सिर्फ ये एक तरह से कहा जाए कि सिर्फ उकसाया गया है कि नहीं ये चीज हो जाएगी, या एमएसपी को लेकर या छोटे छोटे जो बिंदु हैं उनको इकट्ठा करके जो एक मंच बनाया गया है, इस पर क्या कहना है? ये वाकई मुद्दा है या बनाया गया मुद्दा है? देखिए, आजादी से पूर्व और आजादी के बाद किसानों की समस्या रह रही है, उसको अनदेखा नहीं किया जा सकता। जी, बट ये कहा जाए कि ये समस्या केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर थी, तो ऐसा नहीं। अगर एमएसपी का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उठ रहा है तो कांग्रेस की सरकार में भी ये मुद्दा था। अगर उर्वरक का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उठ रहा है तो कांग्रेस की सरकार के अंदर भी था। अब बात आती है कि किसानों का क्या वास्तविक भला किया गया कि नहीं किया गया। भारतीय जनता पार्टी में किसानों के लिए वास्तविकता में पूरा उनके ऊपर ध्यान दिया गया। सबसे पहले सम्मान राशि दी गई, एक टोटल जिसको कहते हैं बहुत बड़ा पैसे का तो पैकेज नहीं, पर एक सम्मान राशि के रूप में कलेक्टिव तौर पे किसानों को पैसा प्राप्त होने लग गया। एमएसपी की जब बात आती है, जो मुख्य फसलें हैं उनकी एमएसपी का भी निर्धारण है। जो एमएसपी का शोर बार बार चल रहा है वो मुझे समझ में नहीं आता। अगर सभी फसलों पे एमएसपी का निर्धारण हो जाएगा तो फिर आपके देश की इकोनॉमिकल जो बैलेंस है वो कहीं पर बिगड़ेगा, ये हम सबको समझना पड़ेगा। जो मुख्य फसलें हैं उनके ऊपर एमएसपी का निर्धारण हो चुका है और वो हो रहा है। किसानों के ऊपर इतना ध्यान है मोदी सरकार का कि हम कह नहीं सकते कि उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। अब तो पराली को भी जलाने के विभिन्न तरीके, अलग से साइंटिफिक तरीके डेवलप कर दिए गए। कई चीजें अब ऐसी साइंटिफिक चीजें आ रही है कि जो पराली के निस्तारण के लिए जो है वो योगी और मोदी सरकार ने किया, और वो बहुत ही नया तरीका है। बहुत लंबी बात हो जाएगी, इसको मैं खींचना नहीं चाह रहा। तो पराली के ऊपर भी इन्होंने काम किया, पशुओं के ऊपर भी इन्होंने कहीं पर अंकुश लगाया,
जो पशुओं की खेती थी उसके भी, जिससे खेती से नुकसान होता था, उस पर भी नियम चेंज किए गए। पशुओं की बात आए, आवारा पशु की बहुत समस्या है उत्तर प्रदेश में, खेती को लेकर काफी नुकसान रहा है। तो इस दिशा में भी कोई काम, अगर आप बीजेपी में शामिल हुए हैं तो बतौर किसान, किसानों के प्रतिनिधि के नाते क्या इस पर कुछ मांग रखेंगे? देखिए पहले मैंने आपको बताया कि कुछ कानून चेंज किए, जैसे नीलगाय फसलों को खराब कर देती थी, अब उसके लिए कानून चेंज हुए कि उनको जो है कि इजाजत से मारा जा सकता है, उनको भगाया जा सकता है, नीलगाय से छुटकारा पाने का कार्य हो रहा है। और कई ऐसे जो है कांजी हाउस खोले गए हैं, जानवरों को रखा जा रहा है। हाँ, जो एक समस्या सरकार के आगे उजागर करनी है और निरंतर हम समाजवादी पार्टी सरकार से करते आ रहे हैं, और जो एक बहुत बड़ी समस्या हमारे किसान भाइयों को जो पीलीभीत में टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट के आसपास रह रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या है कि वहां पर तेंदुआ या बाघ जो है अटैक कर देता है, और उससे काफी जनता मर रही है। और क्योंकि वहां पर किसान सरदार हैं, सिख समाज के किसान हैं, बहुत ही ज्यादा इसमें लॉस होता है। तो उसके बारे में सरकार को जरूर वन विभाग को अच्छे तगड़े सख्त निर्देश देने चाहिए कि इसके बारे में इस समस्या का निस्तारण करे। और ऐसा नहीं कि निस्तारण करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी द्वारा नहीं किया गया, ऑलरेडी कई जगह पे किया गया, फेंसिंग की गई है, पर फेंसिंग इतनी, क्योंकि लंबा क्षेत्र है और वो ये जंगल जो है पूरा नेपाल तक जाता है, तो इस क्षेत्र को कवर करना एक बहुत बड़ा असंभव कार्य है। पर इसको किसी तरीके आधुनिक तरीकों से, तकनीकों से इसको कवर अप करने की चेष्टा की जाएगी। अभी सर सीए आया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम। इससे देश में एक अवधारणा बनी कि इससे लोगों की नागरिकता चली जाएगी। जब सीए पहले पास हुआ 19 के आसपास, तो ये मतलब एक बड़े पैमाने पर आंदोलन पूरे देश में हुए। समाजवादी पार्टी ने भी इसकी खिलाफत की है। तो क्या देखिए, जो ये एक्ट आया है, हर इसका बना, ये जो एक्ट आया है, ये क्यों आया, ये सोचने की बात है जी। सबसे बड़ी देश की आंतरिक सुरक्षा और बाहर की सुरक्षा है, और जिस एक्ट को लाना बहुत जरूरी था, नहीं तो देश की आंतरिक सुरक्षा के ऊपर बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। और अभी भी देश उस चीज से जूझ रहा है। मैं कई चीजों को बहुत खुल के नहीं बोलना चाहूंगा यहाँ पर अभी भी जूझ रहा है। और ये जो एक्ट है, ये लाना बहुत ही अनिवार्य था, और अगर ना लाया जाता तो आप आतंकवाद के लिए एक नया रास्ता खोलते। उसको दूर करने के लिए, और हर वर्ग को समझना चाहिए, चाहे सिख समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे कोई भी हो, इनको समझना पड़ेगा कि आप अपनी देश की सुरक्षा से नहीं खेल सकते। सर्वोपरि पहले देश होता है। सबसे बड़ा धर्म भी देश की रक्षा है, और सबसे बड़ा धर्म देश है। लेकिन वहीं एआईएम पार्टी है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष हैं लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी, वो कहते हैं कि मुस्लिम को निकालकर सबको नागरिकता दी गई। तो इसका ये मतलब है कि आप सिर्फ मुस्लिम को नागरिकता नहीं देना चाहते, बाकी सबको चाहते हैं, ऐसा मतलब ये उनका कहना है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वही मैंने कहा कि आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, आपको यथार्थ में जीना पड़ेगा। आपके साथ आज देश के हालात क्या है और पाकिस्तान के साथ हमारे क्या हालात हैं, उसको देखना पड़ेगा। आपके लिए भावना में बहकर और आप धार्मिक उन्माद में बहकर इस चीज का फैसला नहीं कर सकते। देश के हित में क्या फैसला है, तो इसका देश क्या चाह रहा है। क्या ये आधार माना जाए कि अगर मुस्लिमों के लिए, जैसे पाकिस्तान बना तो वो इस्लाम के आधार पर बना कि मुसलमानों के लिए ये देश बन रहा है, बांग्लादेश मुसलमानों के लिए है, अफगानिस्तान मुसलमानों के लिए माना जा रहा देश है, तो क्या जिन धर्मों को यहाँ नागरिकता दी गई है उनके लिए कोई देश ना होने की वजह से उनको नागरिकता दी गई है? क्या ये मूल बिंदु निकल कर आ रहा है इसमें से? देखिए, कहा है अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे। भारत की जो धरती है, जो अखंड भारत था, उसमें गुरु नानक पैदा हुए, कबीर पैदा हुए। उन्होंने बोला सारे जाति एक हैं, सारे हिंदू मुसलमान सब एक हैं। भारत कहीं भी मुसलमानों से भेदभाव नहीं करता। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान जो है बहुत आदर पूर्वक रह रहा है और बहुत अच्छे तरीके से रह रहा है। पर यह जरूर देखना पड़ेगा, मैं नहीं कहता कि सिखों को ना देखो, सिखों को भी उस तराजू पे तोलो, क्योंकि दो कंट्रीज के बीच में मसला और उन कंट्रीज के बीच में सेंसिटिव मसला जिसको कि देखने की अनिवार्यता है, तो उसको देखना चाहिए। इसमें एक धर्म को लेके एक संकीर्णता पैदा करना कहीं पर ठीक नहीं। भारत में कहीं पर भी मुसलमान को दबाया नहीं जाता, और मेरे ख्याल मुसलमानों को जितना इज्जत के साथ रखा गया है, चाहे वो सेना हो, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र है, वो शायद, और चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, उसमें भी आप जानते हो शीर्ष मुसलमान नेता हैं। हाँ। तो इसलिए
ये कहना गलत है। तो खाली जब हम इन चीजों पे, इन बिंदुओं पे विचार करें तो ये जरूर सोचना है कि देश क्या के लिए हित में क्या ये कानून जो बना है देश के हित में है, क्या इसकी रिक्वायरमेंट किसी और वजह से है। अगर इस चीजों को हम देखेंगे तो इसका निस्तारण जरूर हम सोच लेंगे कि हाँ ये वास्तविकता में निस्तारण सही हुआ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज की चर्चा को यहीं पर हम विराम देंगे। आप देख रहे हैं दलीली न्यूज। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।